अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गजनफर अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात अवाम की। आज हम आपको पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हालात बताएंगे कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री किन मुश्किलात का सामना है और हुकूमत पाकिस्तान की कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार करनी चाहिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है इन बहरानों से निकल सके और आम आदमी को रिलीफ मिल सके। आज बिजली की कीमतों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि आम आदमी के घरों के चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं, घरों के पंखे बंद हो गए हैं। और इस वक्त इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के दाने पे। और स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स के हवाले से भी लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना आज इंटरनेशनल मार्केटों में पाकिस्तान की जो तैयार की गई अशिया हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है। मेरे साथ रही बढ़ती हुई महंगाई ने जिस तरह आम आदमी को परेशान किया है, इसी तरह ताजिर हजरात और इंडस्ट्री ओनर भी बेहद परेशान है। इस वक्त अगर बात की जाए बिजली की कीमतों की, तो बिजली की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी और ताजर कम्युनिटी बेहद परेशान है। आज मईशत जो है मुल्क की तबाह बर्बाद हो चुकी है। और आज अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री भी हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बेहद बदहाली का शिकार है। और मेरे साथ मुनीर अब्बासी साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं इसी हवाले से। अब्बासी साहब बताइएगा कि आज जो है पाकिस्तान की मईशत बड़ी ख़राब है, और आज पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट है उसने कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार ही नहीं की जिससे कि सस्ती बिजली की प्रोडक्शन की जाए और टैक्सेस कम लगें और आम आदमी को रिलीफ मिले। कौन सी ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान में सस्ती बिजली की प्रोडक्शन की जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी गजनफर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू किया। बेसिकली बात यह है कि ये कोरोना से पहले तो हालात कुछ काफ़ी हद तक बेहतर थे। कोरोना के बाद तो अचानक हालात इतने चेंज हो गए कि 70% लोग ऐसे हो गए जो गुर्बत का शिकार हो गए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ भी ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना क्या नाम है, आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर सोचना चाहिए। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो ज़्यादा बेशक ताजर हज़रात हैं या बिजनेसमैन हैं, वो जब बुकिंग के लिए आते हैं तो वो अक्सर ये अपना रोना वो भी स्टार्ट करते हैं कि यार हाथ इतने टाइट हो गए 3-4 साल से कि कोई समझ से बाहर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि कम से कम जो भी अगली नेक्स्ट गवर्नमेंट है कम से कम वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके गरीब आवाम को कोई सहूलत मिले। ये उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि ये IMF है जो इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। क्योंकि जैसे ये गवर्नमेंट जो भी आती है वो पहला जो सवाल होता है उनका IMF का होता है कि हमने इसको टैक्सेस दे दें, उनकी पेमेंट करनी होती हैं। तो इस वजह से वो बिजली के बिलों पे टैक्सेस, बाकी सारे इंडस्ट्री पे टैक्सें लगा देते हैं। गैस देखिए महंगी हो गई है, पिछले कोई 15 दिन पहले जो है गैस महंगी हुई है 100%। अब जो बिल आ रहा था पहले 2 लाख रुपया, अब वो 4 लाख पे पहुंच चुका है। घर का इसी तरह जो 1000 रुपया आता था वो 2000-3000 तक पहुंच चुका है। अचानक बैठे बैठे रातों रात ये चीज़ें नहीं हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपना क्या नाम है, आम लोगों को बड़ा जो गरीब लोग हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। बस सब डैम नहीं बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानब से। डैम ना बनाने की भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज बिजली की कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या डैम नहीं बनाने चाहिए? गवर्नमेंट को डैम पर फोकस देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि एक तो डैम बनाना चाहिए और दूसरा ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि मसलन गर्मी स्टार्ट हो तो उससे पहले पहले ये जो डैम है इनकी कोई सफाई वगैरह करा के ना वो अपना कैपेसिटी पूरी करनी चाहिए। ये जब गर्मी सर पे आती है तो वो बिजली का बुरान स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जब सर्दी आती है तो गैस का बुरान, ये देखा है 10 साल से गैस का बुरान स्टार्ट है, बिल भी पूरे आ रहे हैं। तो इसके लिए पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाए। वफाक में जो बैठे होते हैं तो वो देखें कि हमने 6 महीने बाद मसलन अभी देखें 3 महीने बाद बिजली का जो है बुरान स्टार्ट हो जाएगा। ये तो चलो 2013 के बाद बिजली का काफ़ी मामला ठीक हो गए थे मियां साहब गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी वो जब फोकस करेंगे डैम बनेंगे, आपको पता है कंज्यूम अब बिजली ज़्यादा हो रही है, दिन ब दिन जो है अपना क्या नाम है इंडस्ट्री लग रही है, बाकी कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, बाकी मामला में भी। बस सब गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है इस वक्त। अगर बात की जाए तो गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मौसम सर्द हुआ है, सर्दी की शिद्दत में ज़रा इजाफा हुआ है तो गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई है। और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से चोरी और डकैती की वारदातों में बेहद इजाफा हो गया है। तो क्या लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सकता? सर वो बिल्कुल पाया जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसी बनाए, ये गवर्नमेंट का काम है, वाक़ई का काम है। बाकी
जो है इनके मुतलका अदारे हैं उनको बैठा के उनसे ज़रा बात कर ली जाए, तो अगर इनके डैमों की सफाई कर लें तो ये भी काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। फिर गैस का मसला है, गैस आपको पता है कि दिन के टाइम आती नहीं है, फिर रात को भी कोई ऐसा टाइम है कि किस शेड्यूल में आती नहीं है, तो गैस पे बुरहान है, ये भी लोगों के लिए बड़े मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी LNG गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए। अब्बासी साहब, जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। इस वक्त अगर बात की जाए तो मुल्क में जनरल इलेक्शन का मैदान सज गया है। उम्मीदवार अपने हलकों में जा रहे हैं और अपने वोटर से मुलाकातें कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंगें हो रही हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, कौन बनेगा वज़ीर आज़म? यार बेसिक अभी तो कोई पोजीशन वाज़ेह नहीं लग रही। जो हालात अभी लग रहे हैं कि लग तो ऐसे ही रहा है कि 2-3 पार्टियों की कोई मेजोरिटी किसी पार्टी की नहीं होगी, लेकिन हम तो दुआएं कर सकते हैं यार, ये मुल्क है तो ये हम हैं, ये मुल्क है तो हम हैं। जब मुल्क नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। आपको पता है यहाँ पे हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि कोई ऐसा ऐसा बंदा आए तो जो यार पॉलिसी ऐसी पॉलिसी बनाए, एक तो ये IMF से छुटकारा हासिल हो जाए और बाकी जो है ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी वजह से कोई गुर्बत थोड़ी कम हो जाए। गुर्बत ज़्यादा हो गई है, हालात ऐसे हो गए कि आज चोरी डकैती की वारदातें ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं और हर तीसरे चौथे घर में गुर्बत की वजह से लोग परेशान हाल है। अस्पतालों में देख लें क्या हाल बना है। तो कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आगे फ्यूचर के लिए हमारे लिए कुछ बेहतर हो, तो उसके लिए मुझे तो मियाँ साहब ही काफ़ी हद तक बेहतर लगते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो काफ़ी 2018 तक देखें हालात कितने अच्छे थे। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे बस अच्छी गवर्नमेंट आ जाए जो मुल्क के मफाद में काम करे। जी बिल्कुल, ये थे मुनीर अब्बासी साहब जो बता रहे थे कि IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान को निकलना चाहिए। अगर IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान निकलता है तो फिर जो है पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा और मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर भी काबू पाया जा सकता है इसी तरीके से। और सेकेंडली उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आती है उसको डैम्स बनाने चाहिए, डैम्स पर फोकस देना चाहिए, ताकि डैम्स बनेंगे तो हमारे मुल्क का एग्रीकल्चर जो है मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानद है और इसी तरह हमारी जो इंडस्ट्री है वह मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानद है। और ये दोनों चीज़ें बहाल तब भी हो सकती हैं जब मुल्क में डैम बनाए जाएंगे। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से जहाँ पर ताजर हजरात परेशान है वहाँ पर इंडस्ट्री ओनर्स भी बेहद परेशान है। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो स्मॉल इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। बढ़ती हुई बिजली की कीमतों और टैक्सेस की वजह से आज हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है बंद हो चुकी है। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर ताहिर साहब मौजूद हैं जो अल जदीद फीड्स के ओनर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, फीड्स के हवाले से किस किस चीज़ की आपके पास प्रोडक्शन हो रही है और किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो आप लाइट को देखें तो लाइट की मुसलसल वो लाइट आती ही नहीं है, 1 घंटा आ रही है, इसका शेड्यूल ही नहीं है प्रॉपर। जो भी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के लिए ये होता है कि उसका टाइम फिक्स होता है ना, उसके लिए प्रॉपर मैसेज दिया जाता है 1 दिन 2 दिन पहले आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे कोई वो सिस्टम ही नहीं है, अपनी मर्जी से लाइट आ रही है, आप लोग लेके जा रहे हैं, आ रही है, कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। दूसरे लफ्जों में अब पाकिस्तान में ये होना शुरू हो गया है कि दिन ब दिन चूजे का रेट, डे और चिक्स टाइम पे ब्रीडर की प्लेसमेंट हो नहीं सकी, जिसकी वजह से चूजे का रेट 125 से 26 पे आज भी पहुंच गया है, जो कुछ फार्मर के लिए वैसे ही चूजा खरीदना मुश्किल हो चुका है। जब ऑटोमेटिकली चूजा नहीं खरीदा जाएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में मजीद इसका रेट बढ़ेंगे। तो ब्रीडर टाइम पे प्लेस ना होने की वजह से ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों में मजीद इसका रेट बढ़ेगा। सब जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया, और मैं समझता हूँ कि ब्रॉयलर्स की अगर बात की जाए तो ब्रॉयलर का वो परिंदा है, वो गोश्त है जो आम आदमी, मजदूर आदमी भी अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस वक्त बीफ और जो मटन है उसकी कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। क्या गवर्नमेंट की जानिब से आपको फीड्स के हवाले से कुछ सब्सिडीज दी जाती है? गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सब्सिडी नहीं दी गई। असल में होता यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर खासा ठीक ठाक टैक्स लगाया जाता है। और पिछले दिनों में मैं देख रहा था जितनी मेडिसिन इंपोर्ट है या आपका पिछले दिनों में ब्रीडर प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट नहीं हो सका, या जितनी सोयाबीन है, पहले तो सोयाबीन आई नहीं है, फिर सोयाबीन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली गोश्त की प्रोडक्शन प्रॉपर हो नहीं सकी। इस वजह से ऑटोमेटिकली हुकूमत को चाहिए कि इसको टैक्स फ्री किया जाए या टैक्स कम किए जाएं, ताकि इंपोर्ट इजीली होगी, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन सस्ती हो जाएगी और उसका फार्मर के आगे फिर दूसरे गरीब लोगों को भी फायदा होगा। बट अगर सस्ती नहीं हो सकेगी तो इसका मेरे देखने में कोई प्रॉब्लम, हुकूमत को टैक्स फ्री करना चाहिए इसको। डॉक्टर साहब, जिस तरह मौसम सर्द शुरू हुआ है तो गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। कितने घंटों की
लोड शेडिंग इस वक्त जारी है? मेरे देखने में तकरीबन इस टाइम आई थिंक 2 घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग हो रही है, जो इंडस्ट्री के लिए इंतहाई नुकसानदेह चीज़ ये है कि प्रॉपर सप्लाई नहीं हो सकेगी, पोल्ट्री फीड की सप्लाई नहीं होगी टाइम पे, तो ये एक लिविंग थिंग है और चूजा जो है वो उसने तो फीड खानी ही खानी है, वो रुक नहीं सकेगा। तो और टाइम पे फीड नहीं होगी, आगे फार्मर भी परेशान होगा, ऑटोमेटिकली इसके प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगी, गोश्त की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो वो आम गरीब आदमी उसका नुकसान पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बहरान का शिकार है। आज अगर बिजली की कीमतों की बात की जाए तो बिजली की कीमतें इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और गवर्नमेंट की जानब से कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार ही नहीं की जा रही कि बिजली की प्रोडक्शन जो है सस्ती की जाए और आम आदमी को और इंडस्ट्री मालकान को और ताजरों को रिलीफ दिया जाए। तो आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? मेरे देखने में जैसे ये आप लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, एक तो सप्लाई का इशू है, दूसरा इसके रेट्स का इशू है। आप देखिए हर महीने में 4 से 5 रुपए यूनिट इसकी प्राइस बढ़ जाती है। मेरे देखने में अगर ऐसा रहा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास को सोल्यूशन नहीं है, हम किसको कॉल करें? अगर यहाँ पे टाइम पे बिल ना जमा करवाया जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरे एसडीओ साहब पहुंच जाते हैं कि हम आपकी लाइन सप्लाई वो काट रहे हैं, ऑटोमेटिकली इसको साइड पे कर रहे हैं। हमारी मजबूरी बन जाती है, जितना भी बिल आ रहा है, अब इस मंथ में हमें डबल बिल चार्ज किया गया, वैसे ही वो अराउंड 20 लाख के नजदीक, वो 2 मिलियन के नजदीक पहुंच रहा है। अगर पहले 1 मिलियन था, अब डबल हो गया हुआ है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान का सिस्टम ये कैसे चलेगा, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन देख रहा है, और हमें शिकायत का मौका भी समझ आ रही कि हम शिकायत किसको करेंगे आगे। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ऐसी कौन सी पॉलिसियां इख्तियार करनी चाहिए कि सस्ती प्रोडक्शन जो है बिजली की जाए? सर मेरे देखने में कम से कम इंडस्ट्री को थोड़ा फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्री के ऊपर ऑटोमेटिकली अगर आप एक प्रॉपर सप्लाई देंगे और उसका रेट्स कम करेंगे, आपके पास तो पेट्रोल को कीमतें नहीं कंट्रोल हो रही, हर महीने समझ नहीं आ रही 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी लाइट का तसलसल खराब हो रहा है। हुकूमत को चाहिए इसको अच्छे तरीके से फोकस करें, खासतौर पर इंडस्ट्री की लाइट को, ताकि इसकी प्रोडक्शन इजीली हो सके। डॉक्टर साहब, जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो आप क्या देख रहे हैं, कौन बनेगा वज़ीर आज़म? मेरे देखने में तो कुछ चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं जो चल रही हैं मुल्क में, तो अल्लाह ताला बेहतर करे, वो अच्छा बंदा ही आएगा जो भी आएगा। हम नाम तो नहीं लेना चाहते, लेकिन लेट्स सी देखते हैं आगे क्या बनता है इसका। ये थे डॉक्टर ताहिर साहब जो बता रहे थे कि हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन पता चलेगा 8 फरवरी के बाद कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। और इंडस्ट्री बहरान के हवाले से डॉक्टर ताहिर साहब का कहना था कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार करनी चाहिए कि सस्ती बिजली की प्रोडक्शन की जाए। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत डैम नहीं बनाएगी तो इससे जो है डैम ना बनाने की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हमारी इंडस्ट्री और हमारा जो किसान है, हमारा एग्रीकल्चर का जो शोबा है वो तबाही की तरफ जा रहा है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर सस्ती बिजली की प्रोडक्शन की जाए और छोटे यूनिट लगाए जाएँ और डैम बनाए जाएँ, ताकि मुल्क की जो इंडस्ट्री है, जो मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानद है, और मुल्क का किसान जो एग्रीकल्चर है वो मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानद है, और उसको बहाल किया जाए। आज अगर मुल्क में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह यह है कि बेरोजगारी, और जब इंडस्ट्री बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग अपने बच्चों का पेट काटने के लिए जराइम क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर डैम बनाएं, फौरी तौर पर सस्ती बिजली की प्रोडक्शन करें और आम आदमी को रोजगार फराहम करें, फिर ही पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ जा सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें।
گھٹتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں میں اسمال انڈسٹری کے لوگوں کو جس حد تک پریشان کیا ہے. آج اگر بجلی کی قیمتوں کی بات کی جائے تو آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور ٹیکسز جو ہے بڑھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسمال انڈسٹری تباہی کے دہانے پر ہے. میرے ساتھ امجد صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. امجد صاحب بتائیے گا کہ جس قدر اس وقت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسی پالیسیاں اختیار ہی نہیں کی جا رہی کہ سستی بجلی کی پروڈکشن کی جائے اور انڈسٹری جو ہے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے وہ فعال ہو سکے. انٹرنیشنل مارکیٹوں میں اگر آج بات کی جائے تو پاکستان کی تیار کی گئی پروڈکشن جو بھی چیزیں ہیں وہاں پر ان کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، لیکن کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کہ حکومت کو ایسی کون سی پالیسیاں اختیار کرنی چاہیے جس سے کہ سستی بجلی کی پروڈکشن کی جائے اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ بحال ہو سکے؟ سر اس ٹائم جو ملک کے حالات ہیں بہت ہی خراب ہیں. بجلی کے خاص کر روز بروز ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. عوام گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اس کے اوپر ڈیم کا اضافہ کریں، ڈیم بڑھائیں اور بجلی جو پٹرول سے وہ پانی پہ لے کے آئیں. اسی سے ہی بجلی سستی بنے گی، ورنہ تو اس ٹائم یہ حالات ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کوئی بھی کاروبار صحیح نہیں چل رہا. انڈسٹری خاص کر اس کے برے حالات ہیں اور آئے دن بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اور ہر چیز کے ریٹ مہنگائی اتنی زیادہ ہے. پٹرول بھی بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، لیکن وہ جس طرح کم ہو رہا ہے ویسے نہیں ہو رہا. ہونا چاہیے کہ امجد صاحب، پاکستان کی جو اسمال انڈسٹری ہے وہ اس وقت بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہے. بجلی کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے کوئی ایسی پالیسی اختیار نہیں کی جا رہی، ڈیم نہیں بنائے جا رہے. آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیم جو ہے وہ زیادہ بنائیں. ڈیم بہت کم ہے. بجلی جو ایل پہ بن رہی ہے اس کو ڈیم پانی پہ لے کے آئیں. پانی پہ بجلی بنے گی تو سستی ملے گی، عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور یہ اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی اور جو عام مزدور ہے اس کے لیے آسانی. ذرا سردی کا موسم جیسے ہی آیا ہے، سردی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ بڑھ گیا ہے. اس وقت کتنے گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت ہو رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ اس ٹائم شہروں میں تو کافی زیادہ، دیہاتوں میں بھی ہو رہی ہے. شہروں میں انڈسٹری میں خاص کر ڈیلی کی وہ 4 سے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بعض ہفتے میں ایک دن تو پورے دن کے لیے بجلی لے جاتے ہیں اور آتی نہیں ہے. تقریباً صبح 8-9 بجے آتی ہے تو 2 سے 3 بجے آتی ہے. تو اس سے بھی بڑے مسائل ہیں. ہمارے کاروبار جو بند ہو جاتا ہے، ورکر بھی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور انڈسٹری والے وہ بھی پریشان. صاحب، جس طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا ہے، اسی طرح سوئی گیس کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی کمپلین ہیں. سوئی گیس کا بھی اس وقت جو ہے سردی کی شدت چونکہ تھوڑی زیادہ ہے اور سوئی گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، تو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انڈسٹری اونرز کو؟ گیس تو سردیاں ابھی آ ہی نہیں رہی نا بالکل بھی. پتہ نہیں لوڈ شیڈنگ کیوں، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آتی نہیں ہے. انڈسٹری خاص کر گھر والے گھریلو تو بہت پریشان ہیں، انڈسٹری بھی ساتھ ساتھ بہت پریشان ہے. گیس مل ہی نہیں رہی ہے. یہ حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی بندوبست کریں، سستی گیس کا کریں بندوبست کوئی، تاکہ عام جو ہے فیکٹری والے بھی آسانی. امجد صاحب، 8 فروری کو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں الیکشن کا جو میدان سج چکا ہے، تمام تر جو امیدوار ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں کمپین کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون بنے گا وزیر اعظم؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. وزیر اعظم جو ہے اس ٹائم پہ کوئی بھی پارٹی فیوریٹ نہیں ہے. ایک عمران خان تھا، وہ اس کو بھی انہوں نے لاکر میں ڈال دیا، جیل میں ہے وہ. تو باقی سارے جو ہیں کسی سے امید کچھ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ کہ کچھ کریں گے. کون سی ایسی گورنمنٹ اب تک آئی ہے جس کے دور میں ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور انڈسٹری جو ہے خوشحال ہوئی ہے؟ ایسی تو گورنمنٹ میں نے نہیں دیکھی اس میں انڈسٹری بحال ہوئی ہو. ہاں تھوڑا سا فرق پڑا نون لیگ کی حکومت میں، لیکن اتنا وہ بھی نہیں پڑا. باقی تو کسی نے کوئی ریلیف نہیں دیا. میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی پارٹی آئی ہے جو عوام کے بارے میں سوچے. عوام کے بارے میں کوئی سوچتے نہیں ہے، اپنا سوچتے ہیں سارے. اپنا جو کاروبار کر رہے وہ یہ تو نوکریاں کرنے آتے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں بس. جی بالکل، یہ تھے امجد صاحب اسمال انڈسٹری کے یہاں پر جی ایم ہیں، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ سستی بجلی کی پروڈکشن کی جائے، ڈیم بنائے جائیں، تاکہ ڈیم بنائے جائیں گے تو پاکستان کا جو ایگریکلچر ہے، نہری نظام بہتر ہوگا اور ایگریکلچر جو ہے فعال ہوگا اور پاکستان کی انڈسٹری جو ہے
बहाल हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है बिजली की कीमतों में इजाफा करते हैं और उनकी वजह से ही आज बिजली की जो कीमतें इस हद तक पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलना होगा। जो भी हुकूमत आए उसको चाहिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पर फोकस दे, ताकि पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो रिलीफ हासिल कर सके। आज जो है बढ़ती हुई महंगाई और लोड शेडिंग की वजह से लॉकडाउन, जिस तरह इस वक्त गैर लाने लोड शेडिंग बढ़ चुकी है, तो सर्दी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और चोरी डकैतियों की वारदातें बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोड शेडिंग पर काबू पाएँ और सस्ती बिजली की प्रोडक्शन करें, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो फाल हो सके। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने जहां पर आम आदमी को परेशान किया, वहीं पर पाकिस्तान का इंडस्ट्री ओनर ताजर जो है बेहद परेशानी का शिकार है। इस वक्त हम सियालकोट में मौजूद हैं और मेरे साथ मलिक उमर साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर MB स्पोर्ट्स के। उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या बहरान है, किस तरह मुश्किलात का सामना है? इस बहरान का ताजर और इंडस्ट्री ओनर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जिस तरह आज बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और किसी भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं की कि सस्ती बिजली मुहैया की जाए, डैम नहीं बनाए गए, सस्ते प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए। आज पाकिस्तान में बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी के घरों का पंखा बंद हो गया, पंखा चलाना मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने हमें मौका दिया इस बारे में बात करने के लिए। देखिए जी, अभी जो करंट सिचुएशन है, जो ये रवा साल की अगर बात की जाए तो हमारी इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा बैकलॉग लगा है, ठीक है। उसकी रीजन सबसे मेनली सबको पता है, काफी बातें आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दी है कि जो स्पेशली बिजली का बहरान है। देखिए, हमारा कंपटीशन जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका डायरेक्ट हमारा कंपटीशन हमारा हमसाया मुल्क है। अब वो देखें वो कितनी स्पीड से तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट श्रिंक होती जा रही है, परचेजिंग पावर जो लोगों की है वो काफी हद तक कम हो गई है। और ये जो प्रोडक्ट है जो हम लोग बना रहे हैं, स्पेशली क्रिकेट बैट्स, ऑब्वियसली ये लग्जरी प्रोडक्ट है, ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और दिन ब दिन ऑब्वियसली बिजली महंगी होने की वजह से कोई ऐसा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऐसा सपोर्टिव प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हमें कोई रिलीफ मिले, और अभी तक किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। दिन ब दिन बिजली बढ़ती जा रही है। पहले तो ये था कि बिजली आती नहीं थी तो फिर भी हमें बिल देने पड़ते थे। अब अगर बिजली आती है तो बिल इतने ज्यादा है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। और अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये साल काफी बुरा रहा है ताजर बरादरी के लिए भी। ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी श्रिंक हुई हैं कंपैरेटिवली पिछले सालों से। अब उम्मीद करते हैं कि शायद अभी रवा साल मुल्की हालात बेहतर होते हैं, कोई इलेक्शन की जिस तरह बात चल रही है, अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उम्मीद है उनसे कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये बेहतर हो और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पाकिस्तान में आए। लेकिन अगेन जो कंपटीशन है हमारा हमसाया मुल्क के साथ, हमें प्राइस मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मलिक साहब, जिस तरह आपने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, तो इस तरह आप बताइए कि जिस तरह के सपोर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आपकी कंपनी का पाकिस्तान के अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक नाम है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में आपकी जो यहाँ पर तैयार की जाती हैं प्रोडक्ट, इसकी कास्ट के हवाले से किन मुश्किलात का आपको जी सामना? बिल्कुल, ऑब्वियसली जिस तरह ये वेल नोन ब्रांड है और ऑब्वियसली हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इसको, और दुनिया के मशहूर तरीन क्रिकेटर्स जो हैं वो हमारे स्पॉन्सर्ड प्लेयर्स भी हैं। और अगर कंपटीशन की बात की जाए तो प्रोडक्ट तो डे बाय डे प्राइसेस इसकी इंक्रीज हो गई। ऑब्वियसली बिजली एक फैक्टर है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ड्यूटी एंड टैक्सेस जो हमारी गवर्नमेंट ने पिछले सालों में जो इस पे इम्पोर्ट पे जो टैक्सेस लगाए हैं, क्योंकि हमारी जो विलो है वो इंग्लिश विलो है और वो बाहर से आती है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जो इसका हैंडल है वो सिंगापुर से आता है, वो भी केन है, वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब जो प्रोडक्ट जो आम बंदा जो यहाँ पे पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे खेलने वाला है, उसकी पहुंच से ये प्रोडक्ट काफी दूर हो गई है, क्योंकि इस पे प्रोडक्ट पे और जो हमारा एक्सचेंज रेट है स्पेशली उसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है इस प्रोडक्ट पे। तो जो प्रोडक्ट पहले एक रीजनेबल प्राइस में एक रीजनेबल आदमी इसको अफोर्ड कर सकता था, अब वो उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। और ऑब्वियसली प्रोडक्शन की बात की जाए और बाहर के कंपटीशन की बात, जिसका मैंने पहले की है कि हम लोगों के लिए इस टाइम टफ कंपटीशन है हमसाया मुल्क से, या इवन अगर यूरोप में भी प्रोडक्ट बन रही है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे हमें हर चीज इंपोर्ट करना पड़ती है और फिर दोबारा इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा कंपटीशन इतना टफ है, हम इसको मैनेज नहीं कर। मलिक साहब, पाकिस्तान में जिस तरह आज आपने बात की तो नौजवान नस्ल जो है खेलों की तरफ कम नजर आ रही है। आज पाकिस्तान में खेलों का फरोग जो है इंतहाई कम होकर रह गया, और हमारे हॉस्पिटलों में अगर देखा जाए तो मरीजों की तादाद ज़्यादा है। और नशे की अगर बात की जाए तो हमारी नौजवान नस्ल जो है नशे की आदी होती जा रही है। तो गवर्नमेंट को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए
کہ پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے، جو بچے ہیں، وہ کھیلوں کی طرف زیادہ توجہ دیں اور نشے کی عادت جو ہے، بچے جو جرائم کرائم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کم ہو جائے۔ بالکل جی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ فزیکل ایکٹیویٹیز سے بہت زیادہ پیچھے ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی گراؤنڈز اویلیبل نہیں، ہر جگہ ہمارے ہر محکمے میں سیاست گھسی ہوئی ہے. تو ہم لوگ اس چیز سے آبویسلی افیکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ایک لوکل کسٹمر، آبویسلی کرکٹ ہوگی، ہاکی ہوگی، فٹ بال ہوگا، گیمز ہوں گی، گراؤنڈز ہوں گی، تو یہ چیزیں بڑھیں گی. اور آبویسلی اب ٹیلی فون نے ایک ایسا نظام کر دیا کہ ہر بندہ کھیلوں کے میدانوں کی بجائے گھروں میں بیٹھ کے ٹیلی فون کے اندر اپنا وہ زیادہ استعمال کر رہا ہے. تو میری گورنمنٹ سے اپیل ہے اور نوجوانوں سے بھی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایسا کھیلیں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جسمانی اور مطلب آپ سوچیں کہ آپ کو دماغی طور پہ بھی آپ کو اس نے ایکٹیو رکھنا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی ایون جہاں پہ کھیلوں کا سامان بنتا ہے، ہمارے سیالکوٹ کے لیے بھی ایک اچھی گراؤنڈ، باقی سٹیز میں بھی اچھی گراؤنڈ کو پروموٹ کیا جائے اور بہتر مواقع فراہم کیے جائیں. اس کے لیے لوکل سطح پر جو ٹورنامنٹس ہے اس کو فروغ دینا چاہیے تاکہ کمپٹیشن بڑھے اور لوگوں میں اس چیز کا ایک دل سے اس چیز کے بارے میں آواز آئے کہ یار ہمیں پاکستان کے لیے کھیلنا بھی ہے اور کچھ بننا بھی ہے. اور آپ اسی طرح میں تھوڑی سی بات آپ اس کو پرولونگ کروں گا کہ جیسے ہمارا بھی ہاکی کا برا حال ہے، آگے سے ہمارے کرکٹ کا بھی یہی برا حال ہے. اس میں بھی آپ کے پاس بیک اینڈ پہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے. کیوں کہ ہر ڈومیسٹک لیول سے لے کے اوپر تک ہر جگہ پہ آپ کا سیاست کی نظر ہوا ہے. تو اسی کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا پیچھے بیک فٹ پہ. ملک صاحب، جس طرح ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس تھی، اسی پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم، پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سیاست کی نظر ہے. تو کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بھی آپ ذرا بتائیں گے کہ گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں، میرٹ کی بنیاد پر ان کو ٹیم کا حصہ بنایا جائے. بالکل آبویسلی آپ کے سامنے ہی ہے، پچھلے ایک سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پی سی بی کے چیئرمین کس طرح تبدیل ہوئے ہیں اور اس کا افیکٹ نہ کہ صرف پاکستان ٹیم پہ پڑتا ہے، ایون گراس روٹ کی جو کرکٹ ہے وہ بھی تباہی اور اس کا شکار ہوئی ہے. اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے آپ کا سسٹم خراب ہوگا، نیچے تک کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور ٹیلنٹ ہمیشہ نیچے سے آتا ہے، اوپر سے کہیں سے بھی نہیں آتا. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو کھیلوں کا سسٹم ہے ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، سیاست کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، جو بندہ جہاں پہ فٹ آتا ہے اس کو وہاں رکھنا چاہیے. اور اسپیشلی پی سی بی کے لیے یہ پیغام ہے کہ کوشش کرے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کے بہتر طرف لے کے جائے. اور اس کے لیے اگر کوئی ہمارے پاس بہتر جو کہ کرکٹ کھیلا ہوا ہو اور جو اس کو سمجھتا ہو، اس طرح کا بندہ اس کے اوپر اپوائنٹ کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے رادر دین کہ کوئی بیوروکریٹ یا کوئی اور دوسرا بندہ ہے جس کو کرکٹ کا نالج. جی بالکل، یہ تھے ملک عمر صاحب، ڈائریکٹر ایم بی سپورٹس، جو گفتگو کر رہے تھے، جن کی آپ نے بات سنی. اسی طرح پروگرام میں ہم اور بھی لوگوں کو بات عوام کی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی ناظرین، جس طرح آپ نے ہمارے پروگرام میں تاجران اور انڈسٹری مالکان کی بات سنی، انہوں نے اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے مسائل کو ایوانوں تک پہنچایا جائے. اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. اپنے ہوسٹ غضنفر علی کو اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.